हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं। आपको ड्राइंग शीट कैसे बनानी है, आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो लास्ट में अब पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो हैं वो बहुत करीब आ चुके हैं। मात्र 4 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। तो आपको कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और जिनका वेटेज जो है वो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जिन फ्रेंड्सों को अभी तक ये कंफ्यूजन है कि आपके एग्जाम में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछा गया है और इस बार पूछे जाने वाला है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स का पूछा जाता है और कौन सा टॉपिक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन सभी पॉइंट्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में किस तरीके से उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके बोर्ड पर जो है मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो नोट किए हुए हैं। आप इन सारे टॉपिक से अब अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, क्योंकि आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का पूरा सिलेबस मेरे साथ कंप्लीट किया है। हमने हर स्टेप में सिलेबस को पढ़ा है। सबसे पहले रेगुलर क्लासेस में हमने पढ़ा, रेगुलर क्लास में हमने पूरा सिलेबस जो है एकदम डिटेल में पढ़ा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए थे और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिनकी आने की संभावना बहुत ज्यादा थी, वो सारे टॉपिक हमने आप अपनी रेगुलर क्लासेस में कंप्लीट किए। उसके बाद में स्टूडेंट की डिमांड को देखते हुए हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच चलाया, जिसमें मात्र 15 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, जिनमें कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चन शामिल थे। उसके बाद में जो स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, अगर जो रेगुलर क्लासेस नहीं देख पाए हैं, जो ब्रह्मास्त्र बैच भी नहीं देख पाए हैं, उनके लिए महा मैराथन क्लासेस भी चलाई गई जेई क्लासेस की तरफ से। और महा मैराथन क्लास में 2 क्लासेस महा मैराथन की हुई, जिनमें 2 क्लासों में पूरा सिलेबस आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट किया गया, जिनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, वो महा मैराथन क्लासेस को देख करके भी एग्जाम को पास कर सकते हैं, और जिन्हें और अच्छे तरीके से तैयारी करनी है वो ब्रह्मास्त्र बैच देख सकते हैं और रेगुलर क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है आपका, उससे जो क्वेश्चंस आ सकता है वो इक्विपमेंट से रिलेटेड है, कि आपका जो इक्विपमेंट्स हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो कौन कौन से यूज होते हैं। और उसके बाद में टाइटल बॉक्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल बॉक्स की जो मापें हैं वो क्या हैं और किस तरीके से टाइटल बॉक्स बनाया जाता है। उसके बाद में सेकंड पर है आपका लेटर राइटिंग, यानी कि अक्षर लेखन। ये मैंने आपको 2 तरीके से बताया है, सिंगल स्ट्रोक में वर्टिकल और इंक्लाइंड। तो दोनों की प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। कोई भी एक सेंटेंस लेकर के पहले उसे वर्टिकल में लिख लीजिए, फिर उसके बाद में उसे इंक्लाइंड में लिख करके आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यहां से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा और यहां से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, यहां पर भी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा जाता है। और अगर नहीं भी पूछा जाता है तब भी आपके लिए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेंटागन और हेक्सागन अच्छी तरीके से बनाने आने चाहिए। अगर सेपरेटली पूछ लेता है तो यहां से भी 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद में स्केल, स्केल में हमने 2 तरीके के स्केल पढ़े हैं, एक आपका प्लेन स्केल, उसके बाद डायगोनल स्केल। दोनों ही स्केल मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि डायगोनल स्केल की आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि डायगोनल स्केल की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके अंदर ही आप प्लेन स्केल की प्रैक्टिस खुद ब खुद कर लेते हैं। तो प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो नंबर है आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे तो 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है आसानी से पूछ लिया जाता है स्केल टॉपिक से। और अगर थोड़ा सा उसने अगर अपना लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन का डायगोनल स्केल में, तो वो आराम से 12 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। बाकी अगर सिंपल स्केल या प्लेन स्केल अगर आता है तो वो करीब 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन, इस टॉपिक से क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अंतर क्या है।
तो हो सकता है इस बार अगर थ्योरी में पूछा जाए तो प्रोजेक्शन की परिभाषा और उसके बाद में चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चारों क्वाड्रेंट्स में जो वस्तु है वो किस तरीके से रखी हुई दिखाई देती है और उनकी डेफिनेशन आप किस तरीके से देंगे, तो यहां से भी जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 नंबर का प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन से बन सकता है। और आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आगे की जितनी भी चीजें हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आप पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ रहे हैं या सॉलिड पढ़ रहे हैं, आप जब ये चीजें अच्छी तरीके से क्लियर कर लेंगे तभी आप इन चीजों पर आगे आ पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन से आपको जो पढ़ना है वो प्रोजेक्शन की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन क्या होते हैं और उसके बाद में इनमें वस्तु की स्थिति किस तरीके से दिखाई देती है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में आप पॉइंट्स को कैसे डिनोट करेंगे, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर 6 नंबर में पूछा गया है और इससे 4 से 6 नंबर का हो सकता है पूछा जाए इस बार भी। अगर नहीं भी पूछा जाता है तब भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब आप रेखाओं के प्रक्षेप पढ़ने जाते हैं तो वहां पे रेखाओं के दोनों बिंदुओं की स्थिति निर्धारित करने के लिए आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट टॉपिक का कवर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, रेखाओं के प्रक्षेप की बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ जो आपको लास्ट एक कंडीशन है कि रेखा दोनों तलों से झुकी हुई है, वो वाले अगर आप कंडीशन पढ़ेंगे और उस कंडीशन को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप सारी कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो लाइन इंक्लाइंड बोथ द प्लेन वाली कंडीशन आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा आने की संभावना उसी की होती है। अगर वो आपने पढ़ ली तो सारी कंडीशन आपको आ जाएंगी और क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर लाइन इंक्लाइंड बोथ द प्लेन आता है। और अगर एक प्लेन से इंक्लाइंड दूसरे प्लेन के पैरेलल अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वो 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन होता है। उस तरीके के क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, लाइन इंक्लाइंड बोथ द प्लेन। उसके बाद में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पे बढ़ते हैं, तो प्लेन में भी आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से भी पूछा जा सकता है। और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में भी जो आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो उसी पॉइंट की करेंगे जो लास्ट वाला आपको बताया गया है कि प्लेन इंक्लाइंड बोथ द प्लेन, यानी कि एक बार प्लेन की सतह जो है इंक्लाइंड होती है और दूसरी बार भुजा इंक्लाइंड होती है। तो इन टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कवर्ड करके आप डायग्राम बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से जो है कितने का 8 से 10 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। और आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, प्लेन इंक्लाइंड बोथ द प्लेन, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की तरफ। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में आपको मैंने बहुत सारी कंडीशंस बताई हैं, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सॉलिड है वो एक प्लेन से इंक्लाइंड है और दूसरे के लंबवत है, आप उस तरीके के सॉलिड को पढ़ेंगे। और सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो मैंने आपको डिटेल में आपको सॉलिड का क्लासिफिकेशन समझाया है, पॉलीहेड्रल और अकॉर्डिंग टू रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन पे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आ गया था, उसमें 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था थ्योरी में, तो आप थ्योरी में क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में सॉलिड में जो क्वेश्चन करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो वही है कि सॉलिड का जो सॉलिड एक प्लेन से इंक्लाइंड है वो और दूसरे प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सॉलिड की एक्सिस के बारे में बात होती है, उसमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल के बारे में बात करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल हमने ब्रह्मास्त्र बैच में बहुत अच्छे से किया था, मैंने यहाँ पे 10-12 सिंबल आपको बनाए भी थे। उसके बाद में जितने भी सिंबल आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो थ्रेड का हो या फिर कोई भी जॉइंट्स का हो या फिर कोई भी आपका पीतल, ब्रास वगैरह, इन सभी के सिंबल्स जो पूछे जाते हैं, उन सभी सिंबल्स की आप जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उन सभी की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे सिंबल अगर आप पढ़ने जाएंगे तो हजारों सिंबल्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, कहीं पे भी जो यूज होते हैं, बहुत सारे सिंबल होते हैं। लेकिन आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आपके पास में प्रकाश या किसी का भी मॉडल पेपर है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर का, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर में सिंबल्स पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाएंगे। कोई डायमेंशन तो होती नहीं है उनकी, सिर्फ फ्री हैंड ऐसे बनाने होते हैं, लेकिन अच्छे बनाने होते हैं।
तो बिना डायमेंशन के बनाने हैं तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंबल से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्टोरियल व्यू यानी कि गुटका, जिसके बारे में बच्चे बार बार कहते हैं कि सर इसके क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, इसके क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं। सबसे आसान टॉपिक है, लास्ट ईयर बाय डिफॉल्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है, इस बार पूछा जाएगा। मैं आपसे कहूंगा कि पिक्टोरियल व्यू के जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उन सभी की प्रैक्टिस तो आप करेंगे और आपके प्रीवियस ईयर में जो भी पिक्टोरियल व्यू के क्वेश्चन हैं उन सभी को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप इतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाइए जितने मैंने ब्रह्मास्त्र में, रेगुलर क्लास में और महामैराथन में जो क्वेश्चन आपको कराए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए पिक्टोरियल व्यू के। आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर कोई और भी डायग्राम अगर आपसे पूछा जाता है तो आसानी से आप टॉप व्यू, साइड व्यू और एलिवेशन उसका बना सकते हैं। उसके बाद ऑटोकैड से अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ऑटोकैड मैंने आपको बताया है, कमांड्स के बारे में बताया है कि लाइन की कमांड्स क्या होती है, किस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से सर्किल बनता है, रेक्टेंगल कैसे बनता है और ऑटोकैड जो है वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, उसमें अरे कमांड क्या है, मूव क्या है, कॉपी क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ऑटोकैड की भी जो कमांडें हैं वो आप शॉर्ट की भी उनकी पढ़ करके जाएंगे कि हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे कि लाइन के लिए शॉर्ट की क्या होती है, रेक्टेंगल के लिए शॉर्ट की क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ये सिलेबस आपने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सब मैंने आपको बता दी हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये टॉपिक हमने अपनी पूरी क्लासेस में कवर्ड कर लिए हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे कि कुछ बच्चे अब कहते हैं कि सर हमें टाइटल ब्लॉक बनाना है कि नहीं बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब आपको ड्राइंग शीट मिलती है तो ड्राइंग शीट के आपके जहां पर आपको टाइटल ब्लॉक बनाना होता है, यानी कि आपके राइट साइड में बॉटम पे आपको आपका नेम, क्लास, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ये सारी चीजें फिल करने के लिए आपको मार्क बना हुआ मिलता है, स्याही पेंसिल से बना हुआ, जिसपे कि कॉलेज की आपकी मोहर लगी हुई होती है। तो वहां पे आप अपना नेम वगैरह सारी चीजें फिल कर देंगे तो आपको टाइटल बॉक्स बनाने की जरूरत एग्जाम में नहीं है, क्योंकि ड्राइंग शीट पर आपको बहुत सारे डायग्राम बनाने होते हैं, 4 से 5 डायग्राम बनाने होते हैं। तो आप इतना स्पेस लेकर के टाइटल ब्लॉक नहीं बनाएंगे जिससे कि आपकी ड्राइंग शीट की जो जगह है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी, आपको स्पेस कम मिल पाएगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपकी दूर होती है कि आपको टाइटल ब्लॉक नहीं बनाना है, आपको नेम वगैरह लिखने के लिए ब्लॉक मिलेगा जहां पे आप नाम वगैरह लिखेंगे। उसके बाद में जो भी उस पे चीजें लिखेंगे वो सभी पेन से लिखेंगे, जो भी नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ये सब चीजें, सब्जेक्ट कोड वगैरह जो भी आपको लिखना है सब पेन से लिखेंगे ड्राइंग शीट पे। बाकी जो चीजें हैं अब आप देखिए कि आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, आरएफ वगैरह की कैलकुलेशन करनी है वो ड्राइंग शीट पर ही करनी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें क्या थ्योरी आएगी तो उसके लिए नोटबुक मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको अगर थ्योरी भी लिखनी है तो थ्योरी भी आपको ड्राइंग शीट पर ही लिखनी है, और ड्राइंग शीट जब आपको मिलेगी सबसे पहले उस पे मार्जिन आप छोड़ेंगे, उसके बाद में एक डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम को आप सेपरेट कर देंगे। वो बहुत अच्छा तरीका होता है। ये चीजें मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाने के बाद उसको आप एक ब्लॉक में बंद कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि आप दूसरा डायग्राम जब आप बनाएं तो वो उससे एकदम सेपरेट रहे, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग शीट को आप ज्यादा मोड़ेंगे नहीं। उसके बाद उस पे जो भी आप रफ कर रहे हैं किसी भी वर्क को, कि अगर आपने कोई भी लाइन गलत खींच दी है, कोई भी रफ करना है, तो उसके लिए आप रफ करने के बाद एक कपड़े से उसे साफ कर देंगे जिससे कि उस पे आपके ब्लैक स्पॉट न पड़ जाएं, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आप पेपर देने जाएंगे तो क्या क्या चीजें आप अपने साथ लेके जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है और उसमें बहुत सारी चीजें आपको अपने साथ ले जानी है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का पेपर देने जाते हैं तो सिर्फ 2 पेन और एक स्केल लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ड्राइंग का पेपर देने जाएंगे तब आप कोई भी सामान ऐसा सोचकर नहीं जाएंगे कि ये सामान मैं अपने साथी से मांग लूंगा। ड्राइंग हॉल में, सॉरी, एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे कि आपको
कष्ट उठाना पड़े, ठीक है। तो आपको सभी चीजें जो भी मैंने आपको बोली हैं कि इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब मैंने आपको बताया था कि इक्विपमेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ ले जानी है। पेंसिल के बारे में बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर पेंसिल कौन सी ले जानी है। मैं पहली क्लास से ही आपको बताते आया हूं कि H, 2H और HB ये पेंसिल आपको लेके जानी है, तीनों पेंसिल आपको लेके जानी है। रबड़ आपको लेके जानी है और शार्पनर आपको अपना लेके जाना है, छोटा स्केल भी लेके जाना है, मिनी ड्राफ्टर लेके जाना है, ड्राइंग बोर्ड अपना लेके जाना है, ठीक है। और उसको चिपकाने की क्लिप या सेलो टेप, ये सारी चीजें आपको अपने लिए लेके जानी है। बाकी जितनी भी चीजें आप प्रैक्टिस करते हुए आए हैं अभी तक, ये सारी चीजें आपको अपनी लेके जानी है। ड्राइंग कंपास वगैरह सारी चीजें अपनी होंगी और आप ड्राइंग हॉल में किसी से भी कुछ नहीं मांगेंगे। यहां पे ये बात क्लियर होती है। उसके बाद जब आपको ड्राइंग शीट मिलेगी तो ड्राइंग शीट मिलने के बाद आप उस पे मार्जिन छोड़ेंगे और मार्जिन आपको बताया गया है किस तरीके से छोड़ना है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। उसके बाद नाम वगैरह लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये आपकी ड्राइंग शीट है, ये आपकी ड्राइंग शीट है और आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे किया है और इतने एरिया में ये क्वेश्चन हो गया है, तो आप इसको इस तरीके से अच्छे से बंद कर सकते हैं कि यहां पे आपका क्वेश्चन 1 हो गया है। या फिर ड्राइंग शीट को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ये तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 इधर कर लिया है, यहां पे करने के बाद यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपने यहां पे किया है। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप ड्राइंग शीट को दूसरी तरफ से यूज करेंगे। ड्राइंग शीट को दोनों तरफ से यूज करना है। ड्राइंग शीट को किसी भी तरीके से ना तो काटें ना मोड़ें, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसी ड्राइंग शीट आपको मिली है एज इट इज ऐसी ही यूज करके ऐसी ही वापस करनी है, सिर्फ डायग्राम बना करके आपको देनी है। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई होंगी आज के पेपर, आज जो आप एग्जाम देने जाने हैं। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज रहती हैं कि सर किस तरीके से हमको, ये कोरोना का भी टाइम है तो डिस्टेंस बना के भी रखनी है। बाकी आप इन सब बातों का बड़ी अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे पहले आप एक बार रिवाइंड करके ठंडे दिमाग से सोचेंगे। अगर फिर भी आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है और आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को मैं कर ही नहीं पाऊंगा, लास्ट में जब आप उसे देखेंगे तो आप उस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग फील करना शुरू करें। और उसमें अगर कोई भी मिसप्रिंट वगैरह वाली चीजें भी आपको लगती हैं कि इसमें अगर ये चीज नहीं होती तो हो सकता है मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, कि अगर कोई लाइन का क्वेश्चन है और आपको लगता है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो मैं सही से डिनोट नहीं कर पा रहा हूं और ये पॉइंट अगर ऐसे होता तो मैं उस तरीके से कर देता, तो क्वेश्चन को अपने तरीके से भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब की कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आपको एक भी छोड़ करके बिल्कुल नहीं आना है कि 5 में से अगर आपको 4 क्वेश्चन बताए करने हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं 3 ही कर पा रहा हूं, तो चौथा क्वेश्चन आप छेड़ना जरूर है कि मतलब उसे करने की कोशिश जरूर करनी है कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। आप किसी भी तरीके से लाइन वगैरह खींचने की कोशिश जरूर करेंगे, पॉइंट्स को निर्धारित करने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे कि आपको आपके लाइन खींचने पे भी आपका जो एग्जामिनर है लास्ट में जो कॉपी चेक हो रही है तो वो आपको जो है नंबर देने के लिए मजबूर हो कि हाँ बच्चे ने लाइन वगैरह कुछ भी खींची है। जिन बच्चों पे कुछ भी नहीं आता है तो उनको भी क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। बाकी ड्राइंग शीट को आप साफ सुथरी बनाएंगे, एरोज ऐसे ही बनाएंगे जैसे आपको एरोज बताए गए हैं। लाइन जो भी डायमेंशन वाली लाइन है उनको एच पेंसिल से ही डिनोट करना है, मेन लाइंस जो हैं आपको उन्हें एचबी पेंसिल से डिनोट करना है, और प्रोजेक्शन लाइन जो सिर्फ आप ही को यूज देखनी चाहिए, सिर्फ आपने हेल्प के लिए उन लाइनों को खींचा है तो वो आप 2H पेंसिल से खींचेंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अपना अच्छा देंगे। और लास्ट में जो जेई क्लासेस मेरठ परिवार ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप भर दीजिए, जिससे कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग या किसी भी और सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हैं या अपनी पूरी ब्रांच में बहुत अच्छा करते हैं, टॉप करते हैं, तो आपको जेई क्लासेस परिवार की तरफ से आपके एफर्ट के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी मेहनत के लिए एक स्पेशल प्राइज आपको दिया जाएगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं
और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। मिलते हैं आपके एग्जाम वाले दिन आपके पेपर का एनालिसिस लेकर के। जय हिंद, जय भारत।